Hello everyone and welcome back to my channel My Classroom। तो आज हम पढ़ेंगे, हमारे पास है स्पैरो बुक और ये है 6th स्टैंडर्ड की बुक इंग्लिश की और ये आईसीएसई बोर्ड की बुक है। तो आज का जो हमारा सब्जेक्ट है इंग्लिश, लेकिन लेसन है स्पैरो बुक से 15 लेसन और लेसन है अ मिडसमर्स नाइट ड्रीम। ये है पार्ट 1। मिडसमर नाइट्स ड्रीम एक जो लिखा है विलियम शेक्सपियर ने, और विलियम शेक्सपियर के बारे में ही पहले हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। विलियम शेक्सपियर 1564 to 1616 was an English poet, playwright, and actor who is widely regarded as the greatest writer in English language and the world's preeminent dramatist। विलियम शेक्सपियर के बारे में सभी लोग जानते हैं और स्पेशली बच्चे जो पढ़ते हैं उन सबको तो बहुत से बच्चों का फेवरेट होता है विलियम शेक्सपियर। अब विलियम शेक्सपियर के बारे में वॉज एन इंग्लिश पोएट, ये एक इंग्लिश पोएट यानी जो कविताएं लिखते हैं उनको बोलते हैं पोएट। तो वॉज एन इंग्लिश पोएट मतलब एक इंग्लिश के पोएट थे और इनका जो टाइम है 1564 से 1616 के बीच का टाइम है, जब विलियम शेक्सपियर ने बहुत सारी पोएम्स और ड्रामास लिखे हैं। प्लेराइट एंड एक्टर हु इज़ वाइडली रिगार्डेड एज द ग्रेटेस्ट राइटर इन द इंग्लिश लैंग्वेज, ये इंग्लिश लैंग्वेज के बहुत ही एक ग्रेटेस्ट यानी बहुत महान एक राइटर यानी लेखक है, जो वाइडली रिगार्डेड जो इनका बहुत जाने जाते हैं, एंड द वर्ल्ड्स प्री एमिनेंट ड्रामाटिस्ट, और ये एक वर्ल्ड के यानी संसार के बहुत ही महान ड्रामाटिस्ट हैं। ही इज़ ऑफन कॉल्ड इंग्लैंड्स नेशनल पोएट एंड द बार्ड ऑफ एवन, और मोस्टली उनको इंग्लैंड का यानी नेशनल पोएट कहा जाता है और बार्ड ऑफ एवन बोला जाता है। हिज वर्क्स including collaborations consist of approximately 38 plays, 154 sonnets, 2 long narrative poems and a few other verses। तो उनका जो काम है उसमें जो ऑलमोस्ट 38 प्लेज उन्होंने लिखे हैं यानी नाटक, 154 सॉनेट्स लिखी है, सॉनेट एक तरह की पोएम होती है, 2 लॉन्ग नैरेटिव पोएम्स और 2 लंबी नैरेटिव पोएम्स उन्होंने लिखी है, एंड अ फ्यू अदर वर्सेस मतलब कुछ और छोटी छोटी पोएम्स भी उन्होंने लिखी है। हिज प्लेज हैव बीन ट्रांसलेटेड इनटू एवरी मेजर लैंग्वेज, जो उनकी जो नाटक है प्लेज यानी उनके जो नाटक हैं वो बहुत सारी मेजर यानी बहुत जो मेन लैंग्वेज है उनमें ट्रांसलेट किए गए हैं, एंड आर परफॉर्म्ड मोर ऑफन देन दोज ऑफ एनी अदर प्ले राइट, और सबसे ज़्यादा मतलब जो ऐसे बहुत से प्ले राइट हैं यानी जो जिन्होंने ड्रामाज लिखे हैं नाटक लिखे हैं, सबसे ज़्यादा उनकी जो नाटक हैं विलियम शेक्सपियर के उन पर परफॉर्मेंस हुई है यानी उनको परफॉर्म किया गया है, यानी उनको स्टेज पर एज ए नाटक उनको परफॉर्म किया गया है दूसरे किसी भी प्ले राइट से के नाटकों से। तो हमारा जो ये लेसन है अ मिडसमर्स नाइट ड्रीम, ये एक नाटक है विलियम शेक्सपियर द्वारा ही लिखा हुआ, और इस नाटक के बारे में पहले थोड़ा सा जान लेते हैं कि मिडसमर्स यानी मिडसमर जैसे गर्मियाँ, नाइट ड्रीम यानी रात में कुछ हुआ था, जैसे रात में कोई नाटक हुआ था। तो ये एक अब इसका जो है कि गर्मियों की रात, तो मतलब रात में जो नाटक है जो उन्होंने लिखा है वो रात में ये नाटक हुआ है, मतलब जो ये कहानी है वो रात में हुई है। चल देखते हैं इसमें आखिर ऐसा हुआ क्या है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एक ड्रामा है। देयर वॉज अ लॉ इन द सिटी ऑफ एथेंस, तो मतलब कि सिटी ऑफ एथेंस, तो ये जो नाटक लिखा गया है ये है एथेंस के बारे में लिखा गया है। एथेंस का एक सिटी था, सिटी ऑफ एथेंस, एथेंस का सिटी था। देयर वॉज अ लॉ, और वहाँ पर उस टाइम एक लॉ था विच गेव टू इट्स सिटीजन्स द पावर ऑफ कंपेलिंग देयर डॉटर्स टू मैरी whomsoever they pleased। तो ये नाटक ये बताता है, ये जो लॉ था जो सिटी ऑफ एथेंस में उस टाइम लॉ था एक,
उसने अपने सिटीजन्स यानी जो वहाँ पर रहने वाले नागरिक थे, पावर ऑफ कंपेलिंग, कंपेलिंग का मतलब होता है फोर्स करना, यानी उनको ये बोल दिया था कि तुम ऐसा कर सकते हो। पावर ऑफ कंपेलिंग देयर डॉटर्स टू मैरी whomsoever they pleased, मतलब उनके जो नागरिक थे वो उनके पास वो अपनी डॉटर्स को फोर्स कर सकते थे शादी के लिए कि जिससे वो चाहते थे। मतलब जब पेरेंट्स जिससे चाहते थे कि हमारी बेटी की शादी इससे हो तो अपनी बेटी को फोर्स कर सकते थे, उनको फोर्स करने का अधिकार था। फॉर अपॉन ए डॉटर्स रिफ्यूजिंग टू मैरी द मैन हर फादर, बट मतलब जैसे पेरेंट्स को अधिकार था अपनी डॉटर्स को फोर्स करने का कि वो जिससे चाहते हैं उसकी शादी कर सकते हैं, बट अगर डॉटर रिफ्यूजिंग टू मैरी द मैन, मतलब अगर डॉटर उस आदमी से शादी करने से मना कर देती है, रिफ्यूज मतलब मना करना, द फादर हैड चूजन टू बी हर हस्बैंड, जो उसके पिता ने, उसके फादर ने उसके लिए एज ए हस्बैंड उसको सेलेक्ट किया था। द फादर वॉज एम्पावर्ड बाय दिस लॉ टू कॉज हर टू बी पुट टू डेथ। तो इस रूल के हिसाब से, इस लॉ के हिसाब से फादर को ये अधिकार था, मतलब फादर के पास ये पूरी शक्ति थी, ये पूरा अधिकार था कि वो अपनी बेटी को मतलब मार दे या उसको मतलब उसको वो मार सकता था अपनी बेटी को अगर वो मना करती थी कि मैं इससे शादी नहीं करूँगी। बट एज फादर्स डू नॉट ऑफन डिज़ायर द डेथ ऑफ देयर ओन डॉटर्स, बट एज अ फादर जो पिता थे वो भी मतलब उनकी डू नॉट मतलब उनको बहुत अच्छा नहीं लगता था या वो मारना नहीं चाहते थे अपनी खुद की अपनी बेटी को अगर वो मना करती थी। इवन दो जब भी दे डू हैपन टू प्रूव अ लिटिल रिफ्रैक्टरी, अब यहाँ पर हैपन टू प्रूव अ लिटिल रिफ्रैक्टरी का मतलब है हैपन टू बी समवॉट ऑब्स्टिनेट टू रेसिस्ट देयर फादर्स ऑर्डर्स। तो इवन दो मतलब कि जब कि वो कुछ भी मतलब उनको थोड़ी जिद बन होती थी वो अपने फादर के ऑर्डर्स के अगेंस्ट, हैपन टू बी अगर ऐसा होता था। दिस लॉ वॉज सेल्डम और नेवर पुट इन एग्जीक्यूशन, बट ये लॉ कभी भी, सेल्डम मतलब कभी भी या कभी नहीं, पुट इन एग्जीक्यूशन मतलब इसका कुछ मतलब एग्जीक्यूट ये नहीं हुआ लॉ, मतलब कि आप बोल सकते हैं कि शायद लोगों ने इसको रूल को इतना नहीं माना। दो परहैप्स द यंग लेडीज ऑफ दैट सिटी वर नॉट अनफ्रीक्वेंटली थ्रेटन्ड बाय देयर पेरेंट्स विद द टेरर्स ऑफ इट, जबकि जो उस शहर की जो लड़कियां थी वो अपने मतलब उनके पेरेंट्स ने इसको इस लॉ से अपनी बेटियों को ऐसे कभी डराया नहीं था कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी या उस आदमी से शादी नहीं करोगी तो वो तुमको मार दिया जाएगा। बट हुआ क्या था, देयर वॉज वन इंस्टेंस, बट ऐसी एक घटना हुई थी, हाउएवर ऑफ एन ओल्ड मैन हुज नेम वॉज एगस, तो एक बूढ़ा आदमी था जिसका नाम एगस था, हु एक्चुअली डिड कम बिफोर थेसिस एट द टाइम द रेनिंग ड्यूक ऑफ एथेंस, जो मतलब जो एथेंस का जो ड्यूक था जो उस टाइम वहाँ पर शासन करता था, जो वहाँ का एक तरह से वहाँ का राजा था, उससे भी पहले वो एगिस वहाँ पर आया था। टू कंप्लेन दैट हिज डॉटर हर्मिया, अपनी डॉटर हर्मिया, डॉटर का नाम है हर्मिया, उसकी कंप्लेन करने के लिए, whom he had commanded to marry डेमिट्रस, तो यहाँ इसका नाम है डेमिट्रस, कि वो अपनी बेटी को चाहता था हर्मिया को कि वो डेमिट्रस से शादी करे, मतलब उसने उसको ऑर्डर दिया था, कमांडेड मतलब ऑर्डर देना। अ यंग मैन ऑफ अ नोबल एथेनियन फैमिली रिफ्यूज्ड टू ओबे हिम, तो वो चाहता था, एगस चाहता था कि हर्मिया डेमिट्रस से शादी करे, बट उसकी और जो डेमिट्रस था एक नोबल मतलब एक बहुत अच्छी एथेनियन फैमिली का लड़का था, बट हर्मिया ने रिफ्यूज टू ओबे हिम, उसकी बात मानने से मना कर दिया था, बिकॉज शी लव्ड अनदर यंग एथेनियन नेम्ड लाइजेंडर, क्योंकि वो एक दूसरा जो एथेनियन लड़का था जिसका नाम लाइजेंडर था उससे प्यार करती थी। एगस डिमांडेड जस्टिस ऑफ थेसिस, अब एगस ने थेसिस का जो न्याय था वहाँ से डिमांड किया एंड डिज़ायर्ड, और उसकी मतलब वो चाहता था दैट दिस क्रूअल लॉ माइट बी पुट इन फोर्स अगेंस्ट हिज डॉटर, कि ये जो लॉ बनाया गया था जिसमें
फादर अपनी डॉटर को मार सकता था अगर वो उसकी बात नहीं मानती थी, कि वो इस मतलब ये जो लॉ है ये पुट इन फोर्स मतलब एक्शन इसके में वो ले सकता है, इसकी वो मांग मतलब वो चाहता था कि मैं इस लॉ को, मुझे आज्ञा दी जाए कि मैं इस लॉ को फॉलो करूं, मैं ये लॉ को मानूं कि मैं अपनी बेटी के खिलाफ कुछ भी कर सकता हूं। हर्मिया प्लेडेड इन एक्सक्यूज फॉर हर डिसओबीडियंस। हर्मिया ने अपनी बात मतलब उसको डिसओबीडियंस मतलब बात ना मानने के लिए, उसको डिसओबे करने के लिए उसने एक्सक्यूज मतलब उसने बताया था दैट वो बात क्यों नहीं मान रही थी, ये उसने उसका रीज़न वहाँ पर दिया था। प्लेडेड मतलब बड़े गिड़गिड़ा कर या उसको बताकर कि उसके पीछे क्या रीज़न है। दैट डेमिट्रस हैड फॉर्मली प्रोफेस्ड लव फॉर अ डियर फ्रेंड हेलेना। उसने बताया कि जो डेमिट्रस था वो उसकी एक फ्रेंड थी हेलेना, उससे प्यार करता था। एंड दैट हेलेना लव डेमिट्रस टू डिस्ट्रैक्शन, और हेलेना भी डेमिट्रस से उतना ही प्यार करता for her dear friend Helena. But this honorable reason which Hermia gave for not obeying her father's command moved not the stern Aegeus. But ये जो रीज़न था जो हर्मिया ने बताया था कि जो डेमेट्रस था वो उसकी फ्रेंड से प्यार करता था हेलेना से, और हेलेना भी डेमेट्रस से प्यार करती थी। इस रीज़न के बाद भी विच हर्मिया गेव फॉर नॉट मतलब जो हर्मिया ने ऐसे ही नहीं बताया था, वो एक प्रॉपर रीज़न था, इसलिए वो अपने फादर की बात नहीं मान रही थी। कमांड ओबिंग हर फादर्स कमांड मतलब यही एक रीज़न था जो वो अपने फादर की बात नहीं मान रही थी। मूव्ड नॉट द स्टर्न एगस, इसके बाद भी स्टर्न मतलब जो एगस था वो बहुत स्ट्रिक्ट था और वो उसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। अब ये चैप्टर बहुत लंबा है बच्चों, तो हमें इसको 4 से 5 उस पार्ट में पढ़ना पड़ेगा। तो जल्दी ही हम इसका दूसरा पार्ट पढ़ेंगे और इसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो अगर आपको मेरे चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और अभी हम पढ़ रहे हैं 6th स्टैंडर्ड की स्पैरो बुक इंग्लिश बुक, और हमारा लेसन था अ मिडसमर्स नाइट ड्रीम। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, बाय बाय।